दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने पहले लेक्चर में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सामान्य परिचय को लेकर चर्चा कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के भौतिक परिदृश्य पे प्रकाश डालते हैं और इसकी शुरुआत हम लोग यहाँ के पर्वतमाला और उनकी महत्वपूर्ण चोटियों से करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर का विस्तार है। तो यहाँ पर आप लोगों ने प्रशांत महासागर देखा था, प्रशांत महासागर। यहाँ पश्चिमी तट पर इधर ये प्रशांत महासागर फैला हुआ है। इधर पूर्वी तट पर आप लोगों ने देखा था कि अटलांटिक महासागर का विस्तार है। तो आप लोग शुरू करने से पहले आप लोग इसका फिजिकल मैप खोल लीजिए और जो चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं साथ ही साथ उनको मैप में देखते रहिए और नोट करते रहिए। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि प्रशांत महासागर का विस्तार है। जब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यहाँ इसके आप लोग पश्चिमी तट पर देखेंगे, यहाँ ऊपर देखेंगे, जब आप लोग वेनेजुएला आपने यहाँ देखा था तो यहाँ से प्रारंभ होकर एक पर्वतमाला आपको नज़र आएगी। ये यहाँ नीचे तक आप लोगों को एक पर्वतमाला नज़र आएगी। मैप में आप लोग देखते रहिए। ये वेनेजुएला से प्रारंभ होकर यहाँ नीचे जो पर्वतमाला आप लोगों को नज़र आ रही है, इस पर्वतमाला को एंडीज माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। एंडीज माउंटेन्स। तो अगर इसके बारे में हम लोग कहना चाहें तो आप लोग देखेंगे कि प्रशांत महासागर के तट के समानांतर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक पर्वतमाला आप लोगों को नज़र आ रही है और इस पर्वतमाला को एंडीज पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि प्रशांत महासागर के तट के समानांतर एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है। जब इसके विस्तार की बात की जाए, अगर इसके विस्तार को हम लोग देखते हैं, विस्तार, तो हम लोग यह देख लेते हैं कि इस पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों में है। तो जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इसका प्रारंभ यहाँ वेनेजुएला से शुरू होकर कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, फिर इधर बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, यहाँ नीचे तक इस पर्वतमाला का विस्तार है। तो हम लोग ये देश लिख लेते हैं कि किन किन देशों में इसका विस्तार है। तो आप लोग देखेंगे इसका विस्तार वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, तो इतने देशों में इस पर्वतमाला का विस्तार है। यदि कभी संख्या को लेकर पूछ देता है तो हम लोग देखेंगे कि इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 7 देशों में है। देश आप लोगों ने देख लिए। एंडीज पर्वतमाला का विस्तार प्रशांत महासागर के तट के समानांतर वेनेजुएला से प्रारंभ होकर कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना तक यह पर्वतमाला फैली हुई है। अब हम इस पर्वतमाला की महत्वपूर्ण चोटियों को देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं इस पर्वतमाला में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। जब एंडीज पर्वतमाला में यहाँ आप लोग इक्वाडोर देश में देखेंगे तो आप लोगों को इसकी एक चोटी नज़र आएगी और इस चोटी का नाम है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी। तो माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में अवस्थित एंडीज पर्वतमाला की महत्वपूर्ण चोटी है। और चोटी आप लोग देखेंगे तो यहीं इक्वाडोर में ही आप लोगों को एक चोटी नज़र आएगी और उस चोटी को चिम्बोराजो के नाम से जाना जाता है। चिम्बोराजो या चिम्बराजो। तो 2 चोटियां आप लोगों ने देखी एंडीज पर्वतमाला की, इक्वाडोर में अवस्थित हैं। यहाँ नीचे आप लोग पेरू में आएंगे तो पेरू में इसकी एक चोटी मिल जाएगी और उस चोटी को माउंट मिस्ती के नाम से जाना जाता है। किसी किसी किताब में इसको अलमिस्ती जो है मेंशन किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, माउंट मिस्ती और अलमिस्ती एक ही चोटी है जो पेरू में अवस्थित है। और नीचे आप लोग यहाँ आएंगे चिली और अर्जेंटीना की सीमा के समीप अर्जेंटीना में एक चोटी इसकी अवस्थित है और इस चोटी का नाम है ओजेस डेल सैलाडो। ओजेस
डेल सलादो। और आप लोग इधर नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ अर्जेंटीना में आपको एक चोटी इसकी नज़र आ जाएगी। देखते रहिए साथ ही साथ आप लोग मैप में और उसको अंडरलाइन करते रहिए। तो इस चोटी का नाम है एकांकागुआ। तो आपने देख लिया एंडीज पर्वतमाला में स्थित महत्वपूर्ण चोटियाँ। चोटियाँ तो इसकी अन्य भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में कभी पूछी गई हैं उन चोटियों को हम लोग कवर कर रहे हैं। सारी चोटियाँ हमारे लिए करना सही भी नहीं है और उतना व्यवहारिक भी नहीं है, तो इसकी जो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं वो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अब इन चोटियों की हम लोग विशेषताएं देख लेते हैं कि इन चोटियों की क्या क्या विशेषताएं हैं। हम लोग कोटोपैक्सी से स्टार्ट करते हैं। कोटोपैक्सी को विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी चोटी कहा जाता है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी चोटी। ज्वालामुखी चोटी तो कोटोपैक्सी को विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी चोटी कहा जाता है। एक्टिव वोल्केनो पीक है ये एंडीज पर्वतमाला की हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो पीक। जब चिम्बोराजो पे आप लोग आएंगे तो चिम्बोराजो को इक्वाडोर की हाईएस्ट पीक, तो चिम्बोराजो इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मिस्टी भी एक ज्वालामुखी चोटी है, आप लोग ध्यान रखिए। जब ओजेस डेल सलाडो पे आप लोग आएंगे तो ओजेस डेल सलाडो सर्वाधिक ऊंची ज्वालामुखी चोटी है। तो ओजेस डेल सलाडो विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी ओजेस डेल सलाडो है, आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ आप लोग कोटोपैक्सी और ओजेस डेल सलाडो में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो कोटोपैक्सी है वो सब विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए, कोटोपैक्सी जो है विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है, एक्टिव वोल्केनो है। और यहाँ जब आप लोग ओजेस डेल सलाडो पे देखेंगे तो यह विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी है। एकांकागुआ आप लोग देख लीजिए, एकांकागुआ को पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी कहा जाता है, यानी इस कॉन्टिनेंट की यह हाईएस्ट पीक है। दक्षिण अमेरिका की हाईएस्ट चोटी है एकांकागुआ। तो ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित महत्वपूर्ण चोटियां हो गई और उनकी विशेषताएं आपने देख ली। तो नोट कर लीजिए आप लोग। जब यहाँ एंडीज पर्वतमाला में आप लोग कोलंबिया देश में आएंगे और कोलंबिया देश के पश्चिमी भाग में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि एंडीज पर्वतमाला दो समानांतर शाखाओं में विभाजित हो जाती है। और इसकी पहली शाखा को कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल तथा दूसरी शाखा को कॉर्डिलेरा ओरिएंटल कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पश्चिमी इसके जब भाग में आएंगे यहाँ कोलंबिया में, तो आप लोग देखेंगे कि एंडीज पर्वतमाला दो समानांतर शाखाओं में विभाजित हो जाती है। और इसकी पहली शाखा को कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल तथा इसकी दूसरी शाखा को कॉर्डिलेरा ओरिएंटल कहा जाता है। जब इसके बीच की घाटी आप लोग देखेंगे तो यहाँ आप लोगों को एक नदी प्रवाहित हुई मिल जाएगी और इस नदी को मैगडलेना रिवर के नाम से जाना जाता है। तो यह जो नदी आप लोगों को दिख रही है भ्रंश घाटी में बहती हुई, इसे मैगडलेना नदी के नाम से जाना जाता है। तो कभी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की पूछ दे तो आप लोग मैगडलेना को टिक कर सकते हैं। जब इसका निकास आप लोग देखेंगे तो आप लोगों ने देखा था कि ऊपर कैरिबियन सागर का विस्तार है।
कैरिबियन सागर का विस्तार है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये पनामा सिटी नज़र आएगा, पनामा। और पनामा सिटी के यहाँ पर आप लोगों को एक जलीय क्षेत्र दिख जाएगा, एक खाड़ी आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग मैप में देखिए, और इस खाड़ी को गल्फ ऑफ डेरियन कहा जाता है। तो डेरियन की खाड़ी के समीप में आप लोग देखेंगे कि मैगडलेना रिवर का निकास हो रहा है। इधर आप लोग आएंगे तो एक खाड़ी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, और उसको गल्फ ऑफ पनामा, यानी कि पनामा की खाड़ी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में ही जब आप बोलीविया देश में आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक पठारी क्षेत्र मिल जाएगा। मैप में आप लोग देखिए, पठारी क्षेत्र आप लोगों को नज़र आएगा, और इस पठारी क्षेत्र को बोलीवियन प्लेटू के नाम से जाना जाता है। बोलीवियन प्लेटू आप लोगों को मिल जाएगा इसी पर्वतीय क्षेत्र में। जब इस पठारी क्षेत्र को आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक झील पेरू और बोलीविया की सीमा के समीप नज़र आएगी, और एक झील यहाँ बोलीविया में आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये जो पहली वाली आपको झील पेरू और बोलीविया की सीमा पे दिख रही है, इस झील को टिटिकाका झील कहते हैं। जो दूसरी झील आप लोगों ने देखा पूरी तरीके से बोलीविया में स्थित है, इस झील को लेक पोपो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं आप लोगों को, पहली झील लेक टिटिकाका और दूसरी लेक पोपो मिल जाएगी बोलीवियन प्लेटू में। तो टिटिकाका के बारे में यह कहा जाता है कि यह विश्व में सर्वाधिक ऊंची नौगम्य झील है। सर्वाधिक ऊंची नौगम्य झील। नौगम्य झील इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा या जानते होंगे कि जब आप ऊंचाई पर जाएंगे तो अधिकतर जो झीलें हैं जमी हुई अवस्था में मिलती हैं, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे कम रहता है। लेकिन इस झील की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि यहाँ पानी जमी हुई अवस्था में नहीं मिलता है, और यहाँ पर नाव चलाई जा सकती है। इसीलिए इसको विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील का दर्जा दिया जाता है। अगर इस पठारी क्षेत्र के अन्य महत्व की बात की जाए तो यहाँ पर दो खनिज हम लोगों को मिलते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इस पठारी क्षेत्र में कौन कौन से खनिज मिलते हैं। तो एक खनिज टिन आप लोगों को मिलेगा, तथा दूसरा खनिज चांदी। तो इस पठारी क्षेत्र में टिन और चांदी के बृहद भंडार पाए जाते हैं। जब टिन के आप टॉप वर्ल्ड में टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री देखेंगे तो बोलीविया का उसमें महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये दो खनिज आप लोग याद रखिए, टिन और चांदी बोलीवियन प्लेटू में इसके भंडार हैं। अगर बोलीविया प्लेटू को आपने देखा है तो अन्य पठारी क्षेत्र जो हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, साथ में वो भी हम लोग देख लेते हैं। जब यहाँ इसके उत्तर में आप लोग आएंगे तो यहाँ आप लोगों को एक पठारी क्षेत्र नज़र आएगा, और इसका विस्तार यहाँ वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम तथा फ्रेंच गुयाना, और इधर दक्षिणी भागों में ब्राज़ील के उत्तर में यहाँ दक्षिण में इसका विस्तार है। इसका दक्षिणी भाग जो है इस पठारी क्षेत्र का, यहाँ ब्राज़ील के उत्तर तक फैला हुआ है, और इस पठारी क्षेत्र को गुयाना हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। तो यह जो पठारी क्षेत्र आप लोगों को दिख रहा है, यह गुयाना उच्च भूमि है। आगे जब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आप लोग इसकी नदियां पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसी पठारी क्षेत्र से होकर ओरिनेको नदी प्रवाहित हो रही है, यानी ओरिनेको नदी का उद्गम भी इसी पठारी क्षेत्र में स्थित है, और यह पठारी क्षेत्र एक महाद्वीपी पठार का उदाहरण है। तो यह आप लोग नोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ओरिनेको नदी के स्रोत को लेकर पूछे तो इसी पठारी क्षेत्र से ओरिनेको नदी गुजरती है। अन्य पठारी क्षेत्र आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ ब्राज़ील में जब आएंगे, इसके पूर्वी भाग में जब आप लोग आएंगे यहाँ ब्राज़ील में, तो आप लोगों को एक पठारी क्षेत्र नज़र आएगा।
और इस पठारी क्षेत्र को ब्राज़ीलियन हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। तो यह जो पठारी क्षेत्र आपको ब्राज़ील में दिख रहा है, यह ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, और यह पठारी क्षेत्र दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में धात्विक खनिज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब इस पठारी क्षेत्र में आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक खान मिल जाएगी, और इस खान का नाम है इतावीरा की खान, और यह खान लौह अयस्क के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों ने देखा ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में आप लोगों को एक खान नजर आ रही है, और उस खान का नाम है इतावीरा की खान, जो कि लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इस पठारी क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण पहलू की बात की जाए तो आप लोग देखेंगे कि इस पठारी क्षेत्र में कॉफ़ी की कृषि अत्यंत व्यापक स्तर पे की जाती है। तो यहाँ पर कॉफ़ी की कृषि अत्यंत व्यापक स्तर पे की जाती है, और यहाँ पर उत्पादित कॉफ़ी को यहाँ पर एक जगह आप लोगों को मिल जाएगी, मैप में आप लोग ढूंढिए, यहीं तट के किनारे आप लोग देखेंगे तो एक जगह आप लोगों को साओ पाउलो, एक जगह आप लोगों को साओ पाउलो मिल जाएगी। तो इस क्षेत्र में जो कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है उसका व्यापार साओ पाउलो से किया जाता है। तो साओ पाउलो एक कॉफ़ी की मंडी है। जब आप लोग यहाँ कोस्टल एरिया में आएंगे, तट के किनारे, तो आप लोगों को यहाँ पर एक जगह इसके समीप तट पे मिल जाएगी, और उस जगह का नाम है सेंटोस, जो कि एक बंदरगाह है। तो यहाँ से जो जिस कॉफ़ी का उत्पादन और व्यापार किया जाता है, आप लोग जब देखेंगे ब्राज़ील को वर्ल्ड में देखेंगे तो कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील का प्रथम स्थान है। तो यहाँ से अन्य देशों को भी काफ़ी निर्यात की जाती है, और उस कॉफ़ी का निर्यात यहाँ सेंटोस बंदरगाह से किया जाता है। तो इस बंदरगाह को काफ़ी निर्यात के कारण इसे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, या कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। तो सेंटोस जो पोर्ट है वो कॉफ़ी पोर्ट के नाम से विख्यात है, या इसे कहवा पत्तन कहते हैं। जब यहाँ आप लोग अर्जेंटीना में आएंगे तो आप लोगों को एक पठारी क्षेत्र यहाँ अर्जेंटीना में इसके दक्षिणी भागों में मिल जाएगा, और इस पठारी क्षेत्र को पेटागोनिया का मरुस्थल या पेटागोनिया का पठार कहा जाता है। तो यह जो आप लोगों को पठारी क्षेत्र दिख रहा है, यह पेटागोनिया का पठार या मरुस्थल। जब आप लोग देखेंगे एंडी, यह जो पठारी क्षेत्र है एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, इसीलिए यहाँ एक शीत मरुस्थल का भी विकास हुआ है। तो पेटागोनिया का पठार या पेटागोनिया का मरुस्थल अगर पूछता है तो आप लोग अर्जेंटीना टिक कर सकते हैं, और यह भी एक महाद्वीपी पठार का उदाहरण है। तो आप लोगों ने देखा पेटागोनिया का पठार अर्जेंटीना के दक्षिण में स्थित है। अगर मरुस्थलीय क्षेत्र यहाँ आया है तो हम लोग यहाँ का जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अन्य मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनको भी साथ में देख लेते हैं। तो जब आप लोग यहाँ चिली और पेरू की सीमा पे आएंगे तो यहाँ उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू में आप लोगों को एक मरुस्थलीय क्षेत्र नज़र आएगा, और इस मरुस्थलीय क्षेत्र को अटाकामा का डिजर्ट कहते हैं। तो यह अटाकामा मरुस्थल। तो अगर इसके क्षेत्र की बात की जाए तो इसका विस्तार पेरू और चिली की सीमा पर है। तो यहाँ उत्तरी चिली में देखेंगे इसका विस्तार है, उधर ये दक्षिणी पेरू में इसका विस्तार है, और यह मरुस्थल उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अब इस मरुस्थल के हम लोग महत्व की बात देख लेते हैं कि इसका क्या महत्व है। तो अटाकामा का मरुस्थल अगर पूछे तो यह पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है। अगर अन्य इसके महत्व की बात की जाए तो यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। तो यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। और इसी मरुस्थल के तटीय क्षेत्र में जब आप लोग आएंगे यहाँ, तो यहाँ आप लोगों को एक
ठंडी धारा प्रवाहित हुई मिल जाएगी और इस धारा को पेरुवियन हम्बोल्ट जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो इस मरुस्थल के जो यहाँ इसके पास में जो एक धारा प्रवाहित हो रही है, इसको पेरुवियन या हम्बोल्ट जलधारा के नाम से जाना जाता है, जो कि एक ठंडी जलधारा है। तो ये आप लोग याद रखिए। और अगर यहाँ महासागर को पूछ दे कि पेरुवियन जलधारा जो है किस महासागर में, तो आप लोगों ने देखा ही कि प्रशांत महासागर की यह जलधारा है। और आप लोगों ने देख लिया कि अटाकामा विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है और यह क्षेत्र तांबा उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब इस क्षेत्र में आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक जगह मिल जाएगी और उस जगह को चिली में, ये जगह चिली में स्थित है और इस जगह को चिकुआ कमाता के नाम से जाना जाता है। तांबा उत्पादन की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और तांबा के उत्पादन के कारण इसे विश्व की तांबा राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो विश्व की तांबा राजधानी के नाम से इसे जाना जाता है। तो चिकुआ का माता जो जगह है चिली में, इसको विश्व की तांबा राजधानी कहते हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया, इसके महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र और एंडीज पर्वतमाला आप लोगों ने देख ली। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगले क्लास में।